क्या है तुम्हारी कहानी? मैं हमेशा से कहानीकारों से प्रभावित रही। एचआर मैनेजर की अपनी नौकरी से मुझे प्यार है। इससे मुझे अलग जगहों के अलग लोगों से मिलने का मौका मिला। हर एक की अलग कहानियाँ होती, अपने गाने होते हैं जिन पर वे झूम उठते। जिंदगी के बदहवास संघर्ष में अपनी जड़ें तलाशने की कोशिश करते करते मैं खुद को ढूंढ रही थी। जिस भी इंसान से मैंने बात की, उसकी अपनी कोई मज़ेदार कहानी थी जिसमें मैं सोचने लगी, मेरी कहानी क्या है? मैं बस नॉर्मल नहीं रहना चाहती जैसे कि बहुत से लोग हुआ करते हैं। 26 साल की उम्र में मैं नहीं समझ पा रही थी कि मेरे जीने का मकसद क्या था और मैं उसे कहाँ ढूंढ सकती थी। हर वीकेंड पर मैं कॉफ़ी एंड सन्स आ बैठती और वहाँ आए शानदार लेखकों की बातें सुना करती। मैं हैरान थी कि लेखक कैसे दूसरों की कहानियाँ बनाकर श्रोताओं को अपनी ओर खींच लेते थे। कैसे वह प्रत्येक इंसान से सच को निकालकर खूबसूरत कहानी बन डालते थे। मुझे लगता कि मेरे अंदर इतनी कहानियाँ अटकी पड़ी हैं, इसलिए मुझे दूसरे लोगों की कहानी सुनने की ज़रूरत है। लेकिन मैं सिर्फ कहानियाँ ही नहीं सुनना चाहती थी। मेरा दिल ऐसी कहानी सुनाने के लिए तड़प रहा था जिससे कि लोगों की ज़िंदगी बदल जाती, या कम से कम मेरी। तो मैं कॉफ़ी एंड सन्स में बैठी थी। मेरे हाथों में गर्म कॉफ़ी का चिकना कप था। मैं अपने आसपास की आवाज़ें सुन सकती थी, ज़िंदगी का संगीत सुन सकती थी, या कानों में ईयरप्लग लगाकर बाहर की सारी आवाज़ों को बंद कर सकती थी। मैंने बहुत से लेखकों को इस दरवाजे से आते देखा था और अक्सर सोचा कि ज़रूर इस कैफ़े की दीवारों में ही कोई जादू हो। वहाँ का मैनेजर कबीर अपने काम को कुछ देर के लिए रोक कर मेरे पास आ गया। मीरा, तुम लेखक बनने के सपने देखना छोड़कर फाइनली अपनी किताब कब लिखोगी? उसकी आवाज़ किसी बाहर वाले को शक लग सकती थी, लेकिन कबीर मेरा दोस्त बन गया था। पता नहीं कब, लेकिन जब मैं उसके कैफ़े में रोज आने लगी तो हमारे बीच बातें होने लगी। औपचारिक बातें अच्छी दोस्ती में बदल गई। वह मेरे विचारों की कद्र करता और मैं उसकी बातों को ध्यान में रखती। पता नहीं, मैंने कहा। उंगलियों से अपने लंबे बालों को सहलाते हुए मैंने छोटे से कैफ़े में जमा लोगों को देखकर निराशा से आ भरी। मुझे लगता है जब लिखने के लिए सही कहानी मिलेगी तो मुझे पता चल जाएगा। अभी तक वैसा कुछ क्लिक नहीं हुआ। मैं अभी भी उस खास कहानी की तलाश में हूँ, वो जो मुझे अगला कदम उठाने के लिए प्रेरित करे। वह काउंटर तक गया जहाँ मेरी फेवरेट कॉफ़ी झागदार कैप्चिनो का दूसरा कप रखा था। कबीर ने नरमाई से मुस्कुराते हुए मेरे सामने कप रखा। मुझे पूरा यकीन है एक दिन तुम वहाँ सामने अपनी किताब में से अंश पढ़ रही होगी और मैं यहाँ तुम्हें सुनने आए लोगों को कॉफ़ी और स्नैक्स परोस रहा हूँगा। पूरी जगह हाउसफुल होगी। वह सोच कर मुस्कुराया और एक पल के लिए तो मैं हैरान रह गई कि यह उसका सपना था या मेरा। यकीनन दोस्तों के सपनों में भी तालमेल होता है कि नहीं? फिर भी वह मेरे भविष्य को जितना सफल देख पा रहा था, उतना विश्वास मुझे नहीं हो पा रहा था। जितना मैं आगे बढ़कर अपने शब्दों को जीवन देने की कोशिश कर रही थी, उतना ही कुछ चीज़ मुझे पीछे की ओर खींच रही थी। मैंने उस छोटे से एरिया पर नज़र डाली जहाँ कई सारे राइटर खड़े ठंडे पानी के छोटे घूंट लेते हुए बोलने के लिए अपना गला साफ कर रहे थे। उनके शब्द ही तो मुझे बोलने और लिखने का लालच दे रहे थे। मुझे नहीं लगता कि मुझ में वहाँ खड़े होकर लोगों का सामना करने और बोलने की हिम्मत है। ऐसा करने के लिए शायद बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। मैंने कॉफ़ी का बड़ा घूंट भरने से पहले फूंक मारते हुए कहा। कॉफ़ी के झाग लगे होठों से मैं मुस्कुराई और बड़ी नज़ाकत से जीभ से उसे चाट लिया। अगर कोई मेरे लिखे पर हंसेगा तो कैसा लगेगा? कबीर खिलखिलाया। वो तभी हंसेंगे जब तुम कुछ फ़नी पढ़ रही होगी।
उसने पूरे विश्वास से कहा। अब मुझे बताओ, क्या तुम अगले वीकेंड ऑथर्स मीट के लिए आ रही हो? उसने पूछा। बिल्कुल, मैंने कहा। जाने वीकेंड के खाते में मेरे लिए क्या हो, क्या मैं तब भी अपनी कहानी की तलाश कर रही होंगी। हर पल को जियो, महज दिनों या सालों या अपने शेड्यूल को ही नहीं। यही हमारी गलत सोच है ज़्यादातर, कि हम अपनी ज़िंदगी वैसे जी रहे हैं जैसा हम जीना चाहते हैं। हम हर कदम दूसरों से प्रभावित होकर उठाते हैं। सिर्फ वही भाग हमारा है जिसे हम दूसरों से छिपाकर अपने दिल में दबा कर रखते हैं। मैं आप सबसे कहता हूँ कि आपने उस छिपे भाग को पहचानो, आगे बढ़ो और उस हिस्से को जियो, अपनी ज़िंदगी जियो, अपने सपनों को अपने अंदर ही मत मर जाने दो। मेरा भरोसा करो, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी लड़ाई उस जोखिम को उठाने लायक है। उठो, जुनून को अपने अंदर भर लो, अपना सफ़र शुरू करो, अपने सपनों को पकड़ लो, अपनी गलतियों का मजा लो, अपने दिल की धड़कन पर थिरको, मुस्कुराओ, हंसो, प्यार करो, जियो। लेखक अर्जुन मेहरा पूरे विश्वास से ये आखिरी शब्द कह रहे थे। उनके हाथ आपस में गुथे हुए थे और वह बड़ी उम्मीद से कैफ़े में मौजूद लोगों को देख रहे थे। उनकी नज़रें मुझसे मिली और मुझे अपने दिल की धड़कन बढ़ती हुई महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वह सीधे मुझसे बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उन्होंने कैफ़े में मौजूद हर शख्स को अपने शब्दों में से सम्मोहित कर दिया था। एक लेखक कैसे जादुई शक्ति से लोगों को सम्मोहित कर लेता है। मैं आंखें बंद करके कल्पना करने लगी कि मैं पूरे आत्मविश्वास से अपने श्रोताओं के सामने खड़ी हूँ। मैं नरमाई से खुद के लिए मुस्कुरा रही थी। शायद एक दिन मैं भी इसी तरह की भीड़ जुटा पाऊंगी। आपकी कहानी क्या है मिस? मैं झटके से अपने ख्यालों से बाहर निकली जब मुझे एहसास हुआ कि मिस्टर मेहरा वाकई में सीधे मुझसे पूछ रहे थे। उनकी सौ में भरी भूरी आंखें मुझ पर ही टिकी थी, नरमी लेकिन एक चुनौती के अंदाज में। जिंदगी में आपका मकसद क्या है? उन्होंने मुस्कुराते हुए अपना सवाल स्पष्ट किया। अचानक मुझे लगा कि मेरा दोस्त ही मुझसे सवाल कर रहा है। मैंने गहरी सांस ली। मैं आपकी तरह लिखना चाहती हूँ। मैं अपने हाथ में नैपकिन मरोड़ते हुए घबरा कर कहना शुरू किया। मैंने तय किया था इसका जवाब मैं पूरी ईमानदारी से दूंगी, लेकिन नहीं जानती कि लिखना क्या है। मैं अपने आसपास की दुनिया से प्रेरित हूँ, लेकिन फिर भी एक ऐसी कहानी की तलाश में हूँ जो लोगों का जीवन बदल दे। मेरे शब्द मेरे कानों को ही अजीब लग रहे थे और मैं चाह रही थी कि काश मैंने यहाँ कहा ही नहीं होता। फिर मेरा ने दृढ़ता से सिर हिलाया। लोगों को कहानियों की ज़रूरत है, प्यार, आशा, अस्तित्व, बुद्धि और कभी कभी दर्द की भी कहानी। भले ही आप उन्हें पूरा सच ना बताओ, भले ही आप उनसे झूठ बोलो, लेकिन ये दुनिया क्या है? अपने आप में झूठ। मेरी नज़रें अभी भी सम्मोहन में उन्हीं पर टिकी थी, लेकिन मैं उनके शब्द और आसपास की खिलखिलाहट सुन पा रही थी। लेकिन आपके झूठ अच्छे होते हैं, वे लोगों को अच्छाई के लिए बदलते हैं। मेरी तरफ से आपको खूब शुभकामनाएं, उन्होंने प्यार से कहा। थैंक यू, मैं इतना ही कह पाई। मैं उनके शब्दों से काँप रही थी, जबकि कैफ़े में खासी गर्मी थी। यू आर मोस्ट वेलकम। इतना कहकर वो अपना सवाल पूछने के लिए किसी और को ढूंढने लगी। उन्होंने अपनी नज़रें मेरे पीछे बैठे युवक पर टिका दी। सर, आप क्या करते हैं? आपकी कहानी क्या है? मैं उनके शब्दों में इतनी डूबी हुई थी कि पहले उस युवक पर मेरा ध्यान ही नहीं गया था। मैं देखने के लिए मुड़ी तो लगभग मेरी ही उम्र के एक स्मार्ट हैंडसम लड़के को बैठा पाया। उसका काला अनौपचारिक कोट उसकी बुरी आंखों पर बहुत जच रहा था। उसकी कुर्सी पर सीधे बैठने के अंदाज से आत्मविश्वास झलक रहा था। मैं हैरान थी कि उस पर पहले मेरा ध्यान क्यों नहीं गया था। मैं सिटी बैंक में असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, युवक ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ गहरी और खूबसूरत थी। मिस्टर मेहरा ने अपना सवाल पूछा। आपको लाइफ से क्या चाहिए? क्या सफलता, पैसा या शोहरत आपको सच्ची खुशी दे सकता है?
मैंने खुद को अपने पीछे बैठे आदमी की तरफ झुकता हुआ पाया। मैं उसका जवाब सुनने को बेताब थी। उसने अपना गला साफ किया। मेरे पास पैसा और रुतबा सफलता है, लेकिन मैं अभी भी निश्चित नहीं हूँ कि मेरे जीवन का मकसद क्या है। मैं जानता हूँ कि कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब मैं ज़िंदगी से भागने के लिए अपना बैग उठाकर ट्रेवल पर निकल जाता हूँ। वह कहीं खो सा गया। ऐसा लगा कि उसका दिमाग ऐसे ही किसी सफ़र पर निकल चुका था। लेकिन मैं उसे टटोला, आपको क्या लगता है सफ़र में आप ऐसा क्या पा लेते? वहाँ कोई नहीं होता जो मेरा पीछा करे, मुझसे उम्मीदें करे। उसने जवाब दिया, कोई डेडलाइन के लिए दबाव नहीं बनाता। पैसा एक कीमत चुकाने पर ही मिलता है, और मेरे लिए वो कीमत आज़ादी और वास्तविक दोनों ही है। उम्मीद है कि किसी दिन मैं खुद को अपने सपनों का पीछा करने के लिए तैयार कर लूँगा। जवाब देकर इस युवक ने अपनी ब्लैक कॉफ़ी का घूंट भरा। काफ़ी अंदर जाने के साथ मैंने उसके कंधों को रिलैक्स होता हुआ महसूस किया। मिस्टर मेहरा ने उसकी बात समझते हुए सिर हिलाया और एक बार फिर से अपनी आंखें ऑडियंस पर घुमाई। अपने हाथों को पकड़ते हुए उन्होंने तेज़ आवाज़ में कहा, शायद आप सबके साथ भी कुछ ऐसा ही है। आगे बढ़ो और अपने सपनों को सच कर लो। इवेंट को ख़त्म करते हुए उनके आखिरी शब्दों के साथ कैफ़े तालियों की गड़गड़ाहट से भर गया। मैंने भी इतनी ज़ोर से ताली बजाई कि मेरी हाथ लाल हो गई। मैं यहाँ लेखक को सुनने आई थी, लेकिन मैं उस युवक के जवाब से ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी। मैं उसके बारे में और जानना चाहती थी। यह मेरे लिए बड़ी बात थी, इसलिए मैंने पीछे मुड़कर उससे बात करने से पहले गहरी सांस ली। लेकिन उसकी कुर्सी खाली थी। कॉफ़ी का आधा भरा कप उसकी मेज़ पर रखा था। मैं खड़ी हो गई। मेरी आंखें कमरे में उसके गहरे सूट को तलाशने लगी और वह मुझे कैफे से बाहर जाता नजर आया। मैं तुमसे अगली बार मिलूंगी, मैं मन ही मन बताई। वह भले ही इस पल बजकर निकल गया था, लेकिन मेरे दिल की धड़कन बता रही थी कि मुझे मेरी कहानी मिल गई थी। मिस्टर ट्रैवलर। मैं तेजी से अपनी नोटबुक में लिख रही थी और देख ही नहीं पाई कि कब कबीर ने मेरे पास आकर मेरी तरफ कॉपी बढ़ा दी थी। तो फाइनली तुम्हें लिखने के लिए कहानी मिल ही गई, उसने खुशी से दांत दिखाते हुए कहा। मैंने प्यार से मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और उत्साहित आवाज़ में कहा, हाँ मिल तो गई, कम से कम शुरुआत तो हुई। वह मेरे सामने रखी आरामदायक लाल कुर्सी पर बैठ गया। ये तो बढ़िया है, मुझे बताओ क्या लिख रही हो? मैंने कंधे उचकाए। अचानक मुझे शर्म आने लगी थी। मैं अभी से उसे कैसे बता सकती थी कि जबकि मैं खुद से ही नहीं जानती थी कि मेरा मन मुझे कहाँ ले जाने वाला था। मैंने यहाँ भरी, यह एक मुसाफिर की कहानी है। दिलचस्प, कबीर ने जवाब दिया। क्या मैं पढ़ सकता हूँ कि तुमने अब तक क्या लिखा है? गहरी सोच में अपना सिर एक ओर झुकाते हुए मैंने ईमानदारी से जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि यह पढ़ने लायक होगा भी या नहीं। कबीर ने आंखें से खोलते हुए मुझे देखा और हाथ अपने सिर पर फिराने लगा। ये तो तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा, चलो अब मुझे दिखाओ। ओके। मैंने अपनी नोटबुक उसकी तरफ बढ़ा दी और उसे अपने शब्दों को पढ़ने दिया। फिर मेरी सांस ही अटक गई। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वह जोर से उसे पढ़ने वाला था। मैं घूमना चाहता हूँ पूरी दुनिया। मैं रोड ट्रिप पर निकल जाना चाहता हूँ, अनजानी जगहों पर रुकते हुए, उनकी खूबसूरती को तलाशते हुए, तितली को पकड़ने के लिए उनके पीछे जंगल में भागना, अलग कल्चर के अलग लाइफस्टाइल वाले लोगों से बात करना, उनकी कहानियाँ सुनना, धूप में पार्क की बेंच पर बैठना, सूरज को निकलते हुए और छिपते हुए देखना, कभी किसी पहाड़ी की चोटी से और कभी किसी पेड़ के पीछे से। मैं भागती हुई नदी के पास घंटों बिताना चाहता हूँ, बालों से खेलती हवा को महसूस करते हुए, अपने लहरों में छिपे राज को सुनते हुए। बादलों से ढके ठंडे पहाड़ों और सागर पर एक कविता लिखना चाहता हूँ। मैं अपनी सीमाओं को तोड़ देना चाहता हूँ, प्रकृति को शरारते हुए उसके जादू में खो जाना चाहता हूँ, यादें संजोना चाहता हूँ, मैं खुद को जिंदा महसूस करना चाहता हूँ।
उस सर्जक को महसूस करना चाहता हूँ, मैं खुद को महसूस करना चाहता हूँ। उसके हाथ हिले और मैंने उसे पन्ना पलटते हुए देखा। उसने कुछ पल खामोशी से पढ़ा और मैं बेसब्री से उसके आगे पढ़ने का इंतजार करने लगी। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, लगभग दुखते हुए। जिंदगी अपने होम टाउन में कैद हो जाना ही नहीं है, बल्कि इसे नई जगहों को देखते हुए बिताना चाहिए। मैं इस दुनिया का हर कोना लेना चाहता हूँ। यह मेरा पुराना सपना है और जब मैं इसे पूरा करने निकलूँगा तो मुझे पक्षी के उस बच्चे जैसा महसूस होगा जो अपने घोंसले के किनारे उड़ने के इंतजार में खड़ा है, बेसब्री से उड़कर पूरी दुनिया को देखने जाने के लिए। कभी कभी मुझे इंसानों पर तरस आता है कि वे दूसरों जीवों की तरह एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। जीवों के लिए कोई बॉर्डर नहीं है, सिवाय उन जगहों के लिए जहां वो खुद जा सके। इंसान ही है जो कहता है कि वो आज़ाद होकर जीता है, लेकिन वह अपनी जगह की बाधाओं में घिरा है। हम सिर्फ अपने काम से ही नहीं, बल्कि अपने घरों से भी बंधे हैं। हम घूमते नहीं हैं, हम छोटी सी निर्जन जगह पर घूमते रहते हैं, ऐसी जगह जिसे शायद पिंजरा ही कहा जा सकता है। हमारी काम की निश्चित जगह है। हम रोज़ एक ही तरह का खाना खाते हैं और एक ही तरह के लोगों से मिलते हैं। मेरे लिए वो पिंजरा पुणे है। मैं पुणे के बारे में सब कुछ जानता हूँ, लेकिन चिड़ियाघर के शेर की तरह मैं बस एक चट्टान पर खड़ा हो नीचे अपनी सल्तनत को देखते हुए आज़ादी महसूस करना चाहता हूँ। मैं पक्षियों को उड़ते हुए, हाथियों को खुशी से नहाते हुए और अपने बच्चों पर पानी डालते हुए देखना चाहता हूँ। ये वो आज़ादी है जो इंसान को नहीं मिली है और मैं अपने सपनों का पीछा करते हुए इसी आज़ादी को पाना चाहती हूँ। कबीर की आवाज़ डूबते डूबते खामोशी में खो गई। सब्र करने की कोशिश में मेरी उंगलियां कप के किनारे पर घूमने लगी, ऊपर से नीचे किसी बूंद को पकड़ने की कोशिश में। बेध्यानी में ही मैंने अपनी उंगली कप से जला ली, पर फिर भी खामोश रहा। फाइनली मैंने लगभग चिल्लाते हुए पूछ ही लिया, कैसी लगी तुम्हें? मेरी आवाज़ में डर और उत्साह था। बोलो ना कैसी है? वह खुलकर मुस्कुराया। बहुत अच्छी है मीरा, मुझे लगता है यह दिलों के दिल को छू लेगी, कबीर ने जोश से कहा। सच में? वह सिर हिलाकर जोर से हंसा। थैंक यू। कबीर मेरी डायरी बंद करके थपथपाने लगा। जब तुम और लिख लोगी तो मैं आगे पढ़ना चाहूँगा। मुझे यकीन है कि आगे बढ़ने के साथ यह और दिलचस्प होती जाएगी। खुद से एक वादा करो मीरा, तुम कभी लिखना बंद नहीं करोगे। मेरा दोस्त खड़ा होकर अपनी किताब की तरफ लौट गया। मैं पन्ने पर लिखे शब्दों को घूरने लगी, शांति और विजयी भाव से पेन को अपने हाथ में पकड़े हुए। मैं यह जानकर खुश थी कि उसे यह पसंद आई थी। इससे पहले कि मैं दोबारा से लिखना शुरू कर पाती, कैफे का ब्राउन एप्रन पहने एक लड़की मेरी तरफ आई और मुझे एक फोल्ड किया हुआ नैपकिन पकड़ाया। मैंने सवालिया नज़रों से उसे देखा और उसने खामोशी से मुझे नैपकिन खोलने का इशारा किया। उत्सुकता और दुविधा से मैंने पेन नीचे रख नैपकिन खोला। उस पर बड़े अक्षर में एक ही शब्द लिखा हुआ था, खूबसूरत। मैंने लड़की को देखा। यह किसने लिखा? मैंने पूछा। उसने मुड़कर कुछ दूर की एक कुर्सी की तरफ इशारा किया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा। वह कुछ पल चौंकी, लेकिन फिर उसके चेहरे पर सहज मुस्कान आ गई। कैफे के गेट की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, उस युवक ने मुझे यह आपको देने के लिए कहा था। वह वही मुसाफिर था। वह एक बार फिर बच निकला था। मैंने धूल भरी खिड़की से जाते हुए देखा उसे। मेरा ध्यान नहीं गया कि कबीर भी उसे देख ही रहा था। मैं खड़ी हुई और काउंटर की तरफ भागी। वो कौन था? मैंने कबीर से पूछा। वह तिलक रोड पर सिटी बैंक का असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर है, कबीर ने जवाब दिया। पिछले महीने से वो कई बार यहाँ आ चुका है। मैंने सोचते हुए अपनी उंगली चबाई। मैं पिछले वीकेंड की ऑथर मीटिंग में भी था ना? क्या उसने तुम्हें अपना नाम बताया?
कबीर ने अपना सिर ना मिलाया और इसी बीच काउंटर भी साफ करता रहा और ज़्यादा बात नहीं करता। हालांकि मैं उसका नाम जानता हूँ, वह हमेशा क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता है। उसका नाम विवान है। विवान, मैंने दोहराया। उसका नाम मेरे मुंह में घुल सा रहा था। और कैफे में किस समय आता है? कबीर ने कंधे उचकाए। ओह, वैसे तो वह यहाँ अक्सर आता है, लेकिन उसका कोई फिक्स टाइम नहीं। जब भी उसका मन करता है चला आता है। मैंने एक पल सोचा, क्या अगली बार उसके आने पर तुम मुझे एक मैसेज कर दोगे? मैंने पूछा। जरूर, कबीर ने कहा। लेकिन तुम विवान के बारे में इतना क्यों पूछ रही हो? वह वही मुसाफिर है जिसके बारे में मैं अपनी कहानी लिख रही हूँ, मैंने जवाब दिया। कैफे से बाहर निकलते हुए मेरी मुस्कुराहट रुक ही नहीं रही थी, जबकि कबीर हैरानी से अपना मुंह खोले खड़ा था। 2 डिम्पल। ऑफिस जाते हुए मैं सड़क पर छोटे से पत्थर से टकरा गया। यकीनन मेरा मन काम पर था ही नहीं जहाँ मैं जा रहा था। दरअसल काम पर जाने के ख्याल से ही मैं कुछ चिढ़ा हुआ था। मैं ऐसा तो नहीं था। हाँ, मैं आज़ाद होकर घूमना चाहता था, लेकिन मैं हमेशा वर्तमान को अपना 100% देने की कोशिश किया करता था। जिंदगी ने मुझे कुछ बड़े झटके दिए थे, लेकिन फिर भी जिंदगी की तरफ से दी गई नेमतों का मैं आधार मानता था। मेरी नौकरी भी उन्हीं नेमतों में से एक थी। ऑफिस के पॉलिश वेफर्स पर आवाज़ करते मेरे जूते मेरे पहुंचने से पहले ही मेरी खबर कर देते थे। मैं खाली पड़े एंट्रेंस से जल्द होते हुए अपने एरिया में पहुंच जाना चाहता था, जहाँ मेरे जूते आवाज़ नहीं करते थे। मिस्टर विवान, रिसेप्शनिस्ट ने पीछे से आवाज़ दी। मैंने आवरी, भागने की बेकार कोशिश। मैंने मुड़कर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए देखा। इस पल उसकी कोई गलती नहीं थी, बस मैं ही काम से खुद को जोड़ नहीं पा रहा था। आपके लिए बहुत सारे मैसेज हैं। आपका वॉइस मेल बॉक्स फिर से भर गया है। अब मैं बात कहीं से मुस्कुरा रहा था। हम सॉरी, मैंने खेद जताते हुए कहा। और थैंक यू कि तुमने मेरे मैसेज दर्ज किए। कोई बात नहीं सर, उसने खुशी से कहा। मैं आगे बढ़ा और जब मैंने उसके हाथों से पेपर लिए तो उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों को छू गई। मुझे एहसास हुआ कि वह रिसेप्शनिस्ट कितनी आकर्षक थी, लेकिन मेरा ध्यान उस पर नहीं था। जो औरत इस समय मेरे दिमाग पर छाई हुई थी वो वही थी जिसे मैंने कुछ दिन पहले अर्जुन मेहरा से हुई बातचीत के दौरान देखा था। वही जो उस दिन कैफ़े मैनेजर के से खूब बातें कर रही थी। मैं दोबारा कैफ़े में उसे ढूंढने नहीं गया था, कम से कम खुद से तो मैंने यही कहा था। मैं तो बस इलाके की तरह बेहतरीन कॉफ़ी की तलाश में वहाँ गया था। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा वह वहीं थी। जब उसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया तो मुझे कुछ निराशा सी हुई, लेकिन वहाँ बैठकर मुझे उसकी और कबीर की कुछ बातें सुनाई पड़ी। मैं भागती हुई नदी के पास घंटों बिताना चाहता हूँ, बालों से खेलती हवा को महसूस करते हुए और लहरों में छिपे राज को सुनते हुए। ये मेरा पुराना सपना है और जब मैं इसे पूरा करने निकलूँगा तो मुझे पक्षी के उस बच्चे जैसा महसूस होगा जो अपने घोंसले के किनारे उड़ने के इंतजार में खड़ा है, बेसब्री से उड़कर पूरी दुनिया को देखने जाने के लिए। बोल तो कबीर रहा था, लेकिन मन ही मन में उस लड़की की आवाज़ सुन रहा था। उसके हर वाक्य के साथ मानो कोई संगीत बज रहा था। वो शब्द शायद मेरे लिए ही लिखे गए थे। नरम लेदर चेयर पर बैठकर सोचते हुए मैं मन ही मन खुश भी हो रहा था, लेकिन ये तो पागलपन था। उसे तो मेरी ख्वाहिश मालूम भी नहीं थी। जब वो और कबीर बात कर रहे थे तो मैं उसकी आवाज़ की झिझक को महसूस कर सकता था। उसमें अपने टैलेंट को सामने लाने की हिम्मत नहीं थी। मुझे उम्मीद है कि वो हार नहीं मानेगी। मैं समझ सकता हूँ कि लिखना उसके लिए उतना ही बड़ा सपना था जितना बड़ा मेरे लिए घूमना। मैं उस खास नोट के बारे में सोचकर शर्मा गया जो मैं उसके लिए छोड़ आया था। खूबसूरत वो नोट एक ही साथ 2 बातें कर रहा था। यकीनन उसने बहुत खूबसूरत लिखा था, लेकिन उसके शब्दों से ज़्यादा उसकी सुंदरता ने मुझे आकर्षित कर लिया था। अभी याद करते हुए हंसी आ रही थी कि वह पतली दुबली कद काठी की खूबसूरत लड़की थी।
जिस शाम वो मेरे सामने बैठे थे। मैं उसकी पीठ को देर तक घूरते हुए मन ही मन उसके मुड़कर देखने की दुआ मांग रहा था। उसकी पतली टांगें बड़ी नज़ाकत से कुर्सी के पैरों से खेल रही थी और उसकी लहराती नीली स्कर्ट के नीचे दिखती उसकी मुलायम स्किन अभी भी मुझे आकर्षित कर रही थी। लेकिन सच पूछो तो मैं उसके गहरे डिंपल और दिलकश आंखों में डूब जाना चाहता था। जब वह ध्यान से किसी बात को सुन रही होती तो डिंपल पर ध्यान नहीं जा पाता, लेकिन उसकी मोहक मुस्कान मानो उसके चेहरे से एक एक परत उतार देती। ऐसा लगता मानो दो एंजल उसे एक ही समय पर चूम रही हूँ। उसकी इमेज दिमाग से निकालने के लिए मैंने सिर हिलाया। मैंने अगले दिन कैफ़े जाने की कसम खाई, यह देखने के लिए कि मेरे नोट पर उसका रिएक्शन क्या रहा होगा। मैं पहले जल्दबाजी में वहाँ से निकल आया था, लेकिन तीसरी बार मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं कैफ़े की उस उभरती हुई लेखिका के बारे में और जानना चाहता था।